हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जो कि सीएसआर होता है उसको समझेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझते जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर का मतलब है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम ना करे, बल्कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करे। इसका मेन फोकस एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, रूरल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर जैसे एरियाज़ पर होता है। एक बार रीड करते हैं और समझते जाते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस मॉडल है वेयर कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इनटू देयर ऑपरेशन। इसमें कंपनीज जो है वो सोशल और इन्वायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस पर एक्सपैंड करती है। इट रिफर्स टू द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी बियॉन्ड जस्ट प्रॉफिट मेकिंग। सिर्फ पैसा कमाना ही बिजनेस का काम नहीं होता है। सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारी होती है एक बिजनेस की, उसको सीएसआर के थ्रू पूरा किया जाता है, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सीएसआर इंक्लूड्स इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन। सीएसआर मतलब सीएसआर एक्टिविटी में अगर हम पैसा स्पेंड करना पड़ता है हमें, तो हम किस किस जगह कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो एजुकेशन में कर सकते हैं, हेल्थ केयर में कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए कर सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए एंड अदर सोशली बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये इसमें हम अगर पैसा स्पेंड करते हैं या इनकी प्रोग्रेस के लिए, तो हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये इंक्लूड होती है। फिर है एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। According to section 135 subsection 1 of the Companies Act 2013, CSR provisions apply to the companies meeting any of the following criteria in the preceding financial year। अब बात करते हैं CSR कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। अगर किसी भी कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब किसी भी कंपनी को प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ है 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर है 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ और मोर। क्या कहा है? नेट प्रॉफिट जो है नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ और मोर है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो उस कंपनी को सीएसआर रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी और पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ़ कंपनी मीट्स एनी ऑफ दिस इफ़ कंपनी मीट्स दिस थ्रेशोल्ड लिमिट्स फ्रॉम अ सीएसआर कमेटी, अगर वो इन तीनों लिमिट में से किसी भी एक लिमिट को भी अगर फुलफिल कर दे, ठीक है, एनी का है, मीट्स एनी ऑफ दिस लिमिट्स फॉर्म अ सीएसआर कमेटी, उसे सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी और उसको पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए देना पड़ेगा। तो ये है, तो इसको एप्लीकेबल होती है। ये हमने कैसे देखा? सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 ने हमें बताया एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर कमेटी एंड सीएसआर में कितना पैसा हमें स्पेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीएसआर एक्सपेंडिचर। तो कंपनीज कवर्ड अंडर सीएसआर प्रोविजंस मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट, जो हमने अभी पहले देखा था, फ्रॉम अ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज़। सीएसआर एप्लीकेबल कंपनीज को अपने लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% सीएसआर एक्टिविटीज़ पर खर्च करना होता है। अगर किसी वजह से सीएसआर फंड यूज़ नहीं होता है, तो इफ़ अ कंपनी फेल्स टू स्पेंड द रिक्वायर्ड अमाउंट, इट मस्ट बी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन इन इट्स बोर्ड्स रिपोर्ट। अगर एक अनगोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब अनस्पेंड सीएसआर फंड्स को हम कैसे बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे? इफ़ रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर वो प्रोजेक्ट चल रहा है, द अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट सीएसआर अकाउंट इन यूज्ड विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर। क्या कहा है कि अगर किसी वजह से सीएसआर फंड यूज़ नहीं होता है, तो अगर एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो पैसे को एक अलग सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफ़र करके 3 साल के अंदर यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उसको सेपरेट सीएसआर अकाउंट में रखेंगे और
उसको 3 साल के अंदर यूज़ करना होगा। फिर अगर इफ़ नॉट स्पेंड ऑन एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट में स्पेंड नहीं किया है जो भी चल रहा है, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड गवर्नमेंट फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7। तो अगर CSR का पैसा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट नहीं किया गया तो उसे गवर्नमेंट के किसी स्पेसिफाइड फंड जैसे PM केयर्स फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये तो एक एग्जांपल था, PM केयर्स फंड तो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 7 में, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। फिर अगर अभी तक आपने एलोकेट नहीं किया CSR का पैसा, तो ये CSR एक्सपेंडिचर को लेके प्रोविज़न है। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो सेपरेट CSR अकाउंट बनाओ और 3 साल तक यूज़ कर लो। अगर एलोकेट नहीं किया है तो फिर उसको शेड्यूल 7 के उसमें डालना पड़ेगा आपको उस पैसे को, ठीक है। तो फिर अब है नेक्स्ट, CSR कमेटी किस कंपनी को बनानी होती है। CSR कमेटी फॉर्मेशन, कंपनीज मीटिंग द सेक्शन 135(1) एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट फॉर्म अ CSR कमेटी। जितनी भी कंपनी सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 के अंडर आती है, जो हमने फर्स्ट जो पढ़ा था सेक्शन 135 सबसेक्शन 1, जिसकी नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट देख के हम ये पता लगाएंगे। जैसे हमने क्या देखा था, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अगर इसमें आती है अगर कोई भी कंपनी, तो वो 130 ये हमें सेक्शन 135(1) में एप्लीकेबिलिटी के क्राइटेरिया में आ जाती है। और फिर उसको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी और CSR एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा, है ना। तो जितनी भी कंपनी सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 के अंडर आती है उनको एक CSR कमेटी बनानी होती है। और हाउएवर इफ़ द CSR स्पेंडिंग इज़ बिलो ₹50 लाख, द कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ CSR कमेटी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डायरेक्टली ओवरसी द एक्टिविटीज़। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, अगर CSR स्पेंडिंग 50 लाख से कम है तो CSR कमेटी बनाना ज़रूरी नहीं है। ऐसे केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही CSR एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं अगर 50 लाख से कम है CSR स्पेंडिंग तो, ठीक है। तो ये हमने देखा है। फिर है फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी। CSR कमेटी के क्या क्या काम है, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब हम देखते हैं। सबसे पहले है फॉर्मुलेटिंग एंड रिकमेंडिंग अ CSR पॉलिसी टू द बोर्ड। CSR पॉलिसी बनाकर बोर्ड को रिकमेंड करना। रिकमेंडिंग CSR कमेटी क्या क्या काम करती है, सबसे पहला है CSR पॉलिसी बनाकर बोर्ड को रिकमेंड करना। रिकमेंडिंग द अमाउंट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर, CSR एक्टिविटीज़ के लिए कितना फंड एलोकेट करना है ये डिसाइड करना। मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR एक्टिविटीज़, CSR प्रोजेक्ट्स और इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटर करना CSR एक्टिविटीज़ को, इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है सही से मॉनिटर करना इन सब चीज़ों को। एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द CSR प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, एंश्योर करना कि कंपनी CSR रूल्स को फॉलो कर रही है। ओवरसी रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट में CSR का प्रॉपर डिस्क्लोजर हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो CSR कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शंस में आते हैं CSR कमेटी के। ये काम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना है कि ये प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज़, जो हमें शेड्यूल 7 में कहा था कि अगर कोई, हमने अभी पढ़ा था, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में हमने एलोकेट नहीं किया है, किसी भी प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं किया है वो पैसा, तो वो पैसा सेपरेटली उतना पैसा शेड्यूल 7 में आपको डालना पड़ेगा। तो बस ये वही बात है कि इस शेड्यूल 7 में कौन कौन सी लिस्ट है, पूरी लिस्ट दी हुई है कि इन एक्टिविटीज़ में आप डाल सकते हैं। तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं शेड्यूल 7 के अंडर आने वाली CSR एक्टिविटीज़ की कंपनीज इनमें से किसी भी एरिया में अपना CSR फंड यूज़ कर सकती है। तो द CSR एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 include eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care including preventive health care and sanitation। गरीबी, भूखमरी और malnutrition ख़त्म करना, health care और sanitation प्रमोट करना इसमें कर सकती है। फिर सेकंड हो गया promotion education including special education, employment, enhancing vocational skills, मतलब एजुकेशनल को सपोर्ट करने के लिए वोकेशनल स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना इसमें कर सकती है। ensuring environmental sustainability, conservation of natural resources, maintaining ecological balances, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पॉल्यूशन कंट्रोल और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करने के लिए कर सकती है। प्रोटेक्टिंग नेचुरल हेरिटेज, आर्ट, कल्चर इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन, हिस्टोरिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इन सब में कर सकती है। तो ये CSR एक्टिविटीज़ है। तो आगे पढ़ते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट है फिफ्थ, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन एंड सपोर्टिंग ओल्ड एज होम्स एंड ऑर्फनेजेस। तो
इनमें कर सकती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वालिटी और ओल्ड एज होम्स को सपोर्ट करने के लिए। फिर है पीएम नेशनल फंड में कर सकती है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, और ऐसे ही कोई अगर गवर्नमेंट का फंड है तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। रूरल डेवलपमेंट के लिए कर सकती है, सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए कर सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिलीफ वर्क में कर सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो ये जो है वो शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज़ है, ये सब CSR एक्टिविटीज़ में आती है, शेड्यूल 7 की अंडर आने वाली CSR एक्टिविटीज़ में आती है। इनमें से किसी में भी कंपनी, इनमें से कोई सी भी एक्टिविटीज़ में कंपनी CSR फंड यूज़ कर सकती है। फिर आता है कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर कोई कंपनी CSR कंप्लायंस फॉलो नहीं करती है तो उस पर पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो इफ़ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद CSR प्रोविजंस द फॉलोइंग पेनल्टीज अप्लाई। क्या क्या पेनल्टी लगती है अब? अनस्पेंड CSR अमाउंट, अगर CSR फंड सही जगह ट्रांसफ़र नहीं होता है तो कंपनी को 2 गुना अनस्पेंड अमाउंट या 1 करोड़ जो भी कम हो उसका फ़ाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। आप समझे? इफ़ द कंपनी फेल्स टू ट्रांसफर अनस्पेंड CSR अमाउंट टू स्पेसिफाइड अकाउंट में CSR फंड नहीं गया है तो क्या पेनल्टी है? अ पेनल्टी ऑफ ट्वाइस ऑफ द अनस्पेंड अमाउंट। जितना अमाउंट है या तो उसका ट्वाइस करो या फिर 1 करोड़ विच एवर इज़ लोअर, या तो उसका, जैसे कि अगर अमाउंट है अमाउंट की बात करें तो अमाउंट है 2 लाख, तो 2 लाख का एक तो ट्वाइस कर लो, मतलब 2 लाख का 4 लाख हो गया, और या फिर 1 करोड़ जो भी इसमें से छोटा होगा तो 4 लाख इतना देना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल की थ्रू समझाया मैंने आपको। तो जितना भी अनस्पेंड अमाउंट है उसको ट्वाइस और 1 करोड़ विचेवर जो भी इनमें से कम होगा उतना ये पेनल्टी लगेगी, ठीक है। फिर है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, जो पेनल्टी ऑन ऑफिसर्स पे, ये तो कंपनी पे लग रही है। अब ऑफिसर्स पे कितनी लगेगी? एवरी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लायंस में फेस अ फाइन ऑफ अप टू ₹2 लाख। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स पर भी फाइन लग सकता है जो 2 लाख तक हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कितना पेनल्टी लगेगी। फिर है अदर एक्शंस, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है और लीगल स्क्रूटनी का भी सामना करना पड़ सकता है उस कंपनी को। तो नॉन कंप्लायंस में बी टू स्क्रूटनी फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड डैमेज द कंपनीज रेपुटेशन। कंपनी की रेपुटेशन भी इससे कम हो सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम कंक्लूड कर देते हैं एक बार। तो दोस्तों ये था सारा CSR का फुल एक्सप्लेनेशन जो हर बिजनेस को समझना ज़रूरी है। आज के टाइम में सिर्फ प्रॉफिट बनाना ही नहीं बल्कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।